हाय एवरीवन। आज हम लोग यूजीसी नेट क्लियर करने के कुछ आसान ट्रिक और क्वेश्चंस कहाँ किस किस सेक्शन से कितने कितने आते हैं वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होती है उसके मार्क्स कट ऑफ की, और लास्ट जो जून 2025 का था उसमें कितना कट ऑफ किया था वो सब जानेंगे। और सेक्शन वाइज देखेंगे कि किस सेक्शन से हमारा जो है जो पेपर वन और पेपर टू में किस किस क्वेश्चन सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज इसमें डिस्कस करेंगे, और इसमें एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम कितने नंबर लाएं तो हमारा जेआरएफ नेट या पीएचडी के लिए हम क्वालिफाई कर लें। सबसे पहले ये जून 2024 का हमारे पास डेटा है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ मार्क्स गया था हमारा वो 186 मार्क्स गया था। ठीक है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर का कट ऑफ गया था वो 172 गया था। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी गया था इतना ही, और एससी के लिए 158 और एसटी के लिए 160। ये हमारा किसके लिए गया था? जेआरएफ का आउट ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, अब इसी का जस्ट उसमें देखते हैं जो कैंडिडेट इसमें हमारे जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर या सिंपल नेट का। तो नेट का जो कट ऑफ होता है इन कंपेयर टू यूजीसी नेट वो थोड़ा कम होता है। जैसे इसमें देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 158 मार्क्स था, ओबीसी के लिए 142, ईडब्ल्यूएस 144, एससी कैंडिडेट के लिए 136 और एसटी कैंडिडेट के लिए जो है हमारा 136 इसमें भी। अब पीएचडी से ये इसके लिए इसमें क्या होगा, सिर्फ आप जब कहीं पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, खासतौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या होता है कि अब उन्होंने क्या किया, अपना सेल्फ एग्ज़ाम कंडक्ट न करा के वो क्या करते हैं, आपका जो यूजीसी नेट पीएचडी ओनली नेट जो है आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। उसके बेस पे क्या करते हैं, आपको वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कराते, सीधा आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करते हैं आपके बेस्ड ऑन द पीएचडी क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसका कितना गया था? रिजर्व कैटेगरी के लिए 140 मार्क्स, और ओबीसी एनसीएल के लिए गया था 128 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 130, और एससी के लिए 124, और एसटी के लिए 122 मार्क्स गया था। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी में कितने क्वेश्चंस होते हैं। ये खासतौर पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम जो है अपना क्या कर रहे हैं, पीएचडी के लिए या यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो ठीक है, ये जो है मैं डेटा लेके दे रहा हूँ। इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, जो टोटल 300 मार्क्स बनता है। ठीक है, इसमें पेपर वन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 50 होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। इस वजह से इसका 100 मार्क्स आपका पेपर वन से होता है। फिर पेपर टू जो कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो होता है आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, और क्या होते हैं वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस टोटल में आप क्या करते हो, जब भी जो भी आपका एवरेज आता है या उस टाइम पे कट ऑफ जाता है, लेकिन यूजीसी नेट के लिए वो मिनिमम आपको जब पढ़ोगे आपकी उसकी गाइडलाइन यूजीसी नेट की, तो आपको 45% में बोलता है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो जब नंबर ऑफ क्या होते हैं वो तो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो कट ऑफ बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अपीयरेंस उस टाइम पे कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उसके बेस पे देख क्या आते हैं कि वो कट ऑफ हमारा कितना जा रहा है। ठीक है, तो 45%, आप ये ना सोचें कि मिनिमम 45% और अगर हमारे उतने मार्क्स आ रहे तो हम उसमें नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे जो पेपर वन था, जो अभी हमने 50 क्वेश्चन थे जिस 2 मार्क्स का ईच था 100 मार्क्स के लिए, उसमें जो हमारे ये देखिए ये टॉपिक्स हैं हमारे 10 टॉपिक्स हैं, और इनमें से हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रहेंसिव, कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईसीटी बोलते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इन सब से टोटल जो है आपके 50 क्वेश्चन है, 5 ईच यूनिट से, और टोटल मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 10 है।
ठीक है। अब इसमें ये हो गया आपका 50। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह का हमने एक अप्रॉक्सीमेट डेटा बना रखा है जो कंप्यूटर साइंस के लिए है। ये मैंने जो एनालिसिस किए है ये कंप्यूटर साइंस के लिए है, ये अदर किसी के लिए नहीं, लेकिन जो ओवरऑल जो मैंने इनिशियल में जो बताया था वो सबके लिए लागू होता है। ठीक है। अब ये पेपर 2 है, यहाँ पे पेपर 1 ही लिख दिया मैंने। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो ईच 2 मार्क्स के होते हैं, तो 200 होंगे। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये अप्रोक्सीमेट मैंने जो है क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 12 to 15 क्वेश्चन आए थे, और कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर से 9 to 11 क्वेश्चंस आते हैं, और लॉजिकल डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन से 7 to 9 क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से 7 to 16 क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 9 to 10। डेटा स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चंस, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से आते हैं 11 क्वेश्चंस। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसे कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, 9 क्वेश्चंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 5 क्वेश्चन, और डीबीएमएस से 8 क्वेश्चन। ये आपके इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं, आपके अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस इतने के बीच में आते ही आते हैं हर टाइम, हर एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना ही करना होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे, आपको लगता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता, उससे 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं इन कंपेयर टू टीओसी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है कैसे, डेटा स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से मिल रहे हैं, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और इधर चलते हैं तो डिस्क्रीट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स में से हैं, और डीबीएमएस भी। तो इनमें से आपको क्या करना होगा, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर तो करना ही करना होगा। आगे देखते हैं हम। अब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम की जो इन्होंने डेट रख रखी है वो 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी के बीच में होना है। और इन्होंने जो आपका उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो सिटी अलॉटमेंट होगा वो दिसंबर के सेकेंड वीक तक हो सकता है, और जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ होगा वो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के 4th वीक में होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम कि जैसे ये जो हमारा टोटल जो है, ये टोटल 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखिए क्या है कि जो हमारा पहला पेपर है तो उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उन 100 मार्क्स में आप सबसे ज़्यादा स्कोर आप 100 मार्क्स में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसे सच नहीं होता कि इतना ज़्यादा टफ हो, वो आपके सिर्फ रीडिंग के पे डिपेंड करता है। अगर आप उसमें 70 to 80 तक वो करते हैं, स्कोर करते हैं 100 आउट ऑफ 100, अगर 70 to 80 जब आप क्रॉस वो कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, तो आपका जो टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल में फिर आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उसमें वहाँ पे 100 क्वेश्चन में से 50% भी अगर आप सही करते हैं तो आपके 180 तक अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स आ सकते हैं। ये उस टाइम पे ये होता है कि अगर आप जो है जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं 180 तक, अगर नहीं जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सिंपल यूजीसी नेट और पीएचडी के लिए तो 101% क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो इसलिए आपको फोकस, देखिए क्या है कि जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 में इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है कि आप सारे टॉप सिलेबस को या सारे टॉपिक्स को या सारे सब्जेक्ट्स को आप एक कवर नहीं कर सकते एनी और। ठीक है, मैंने भी किया था, लेकिन क्या है कि मैं भी सारे सब्जेक्ट्स को टच नहीं कर पाया था, कुछ सब्जेक्ट्स को मैं छोड़ के ही गया था। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहूँगा एक बार कि आप लोग जो है किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं आना है, और आपको करना क्या है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, और आप खुद से या बुक से या इस तरह से पढ़ने की कोशिश ना करें कि मैं जो है बुक्स लूँ और बुक्स को इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके पढ़ना स्टार्ट कर दूँ और मैं टेक्निकल क्लियर कर जाऊँगा। नहीं, टेक्निकल क्लियर आपका ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको नॉर्मली, देखो मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी करी थी। आप जो है अनअकैडमी का फ्री जो क्लासेस होती हैं, जो वो फ्री उनके कंटेंट मिलते हैं, आप उसके जो है फ्री कंटेंट को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको क्या होंगे, ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आपको वो क्या करते हैं, रिपीटेडली कराते रहते हैं।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट में कराते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जब यूजीसी नेट का प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का पैटर्न निकाल के देख लो, तो आपको क्या होंगे कि वो क्वेश्चन रिपीटेबल रहते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐड ऑन कर दें, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है हमारा कि उससे हमारे क्या होते हैं कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई हमें सॉल्यूशन कर देता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे वो मेमोरी में आ जाते हैं, और उससे हमें क्या होता है कि प्रैक्टिस में जब करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बुक बिल्कुल उठा के ना पढ़ें। अगर बुक उठा के पढ़ेंगे तो आप यूजीसी नेट को बहुत टफ बना देंगे। इस वजह से आप जैसे बायजू हो गई, या मान के चलते हैं कि आपका अनअकैडमी हो गए, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स और क्वेश्चन जो करा जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन सेट का, आप उन चैनल को देखिए। और बाकी जो आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आप उनके कंटेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 1 के लिए क्या है कि पेपर 1 के लिए आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिए। और जो है एक इसमें अनअकैडमी में तलवार सिंह करके पढ़ाते थे, उनका भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को लेके आराम से आप करिए, और आपका यूजीसी जो नेट जो है क्लियर हो जाएगा 101%। ठीक है, आपको देखो इन किसी ना किसी कैटेगरी में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी है कि हमें जो हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर सेट 1, उसमें आपको स्कोर करना है मोर देन 60+। ठीक है, मोर देन 60+ तो होना ही होना है। अगर मोर देन आप 60+ करोगे, तब मान चलो आपका इन दोनों कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी वाले में नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा। अगर आप जैसे ही आप यहाँ से बढ़ाते हो 60 से 70 या 80 पहुँचते हो, तो आपका 101% जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम रॉकेट साइंस नहीं होता है, और कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, बस लोग उसे क्या करते हैं, टफ बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज थोड़ी सी बनानी है कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं यही बताऊंगा कि जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल करा रहा है, ठीक है, आप चाहे उसमें जाओ अनअकैडमी में या बायजूस में, जो प्रैक्टिस करा रहा है आपको न्यूमेरिकल्स की, आप वही जाओ। और उसके साथ साथ थ्योरी के भी प्रैक्टिस करा रहा है। आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, मैं कह रहा हूँ उसके ही आप क्या करो, सिर्फ सॉल्यूशन बना लो और उन्हीं सॉल्यूशन को पढ़ लो। आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 101% क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, मैं जेआरएफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जेआरएफ के लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। पीएचडी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर जाओगे, तो जाहिर सी बात है पीएचडी तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप अपना लास्ट जो ये मंथ है, आप इसमें इस तरह की स्ट्रेटजी बनाइए कि आप जो जो भी प्रीवियस 5, आप 10 ईयर के नहीं ले रहे हो, 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, उन्हीं को सॉल्व करो। और उसमें ही देखना आपका ये जो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 101% क्वालिफाई आपका हो जाएगा। थैंक यू।